नमस्कार, मैं साहिल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम तजुर्बा में। आज हमारे मेहमान के रूप में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो शायद ही किसी परिचय की मोहताज है। सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो काम के प्रति इतना समर्पण कि स्वदेशी बात याद आते ही पर्यायवाची शब्द के रूप में इनका नाम इस्तेमाल किया जाता है। आज स्वदेशी के शोध के विषय पर एक ऐसे व्यक्तित्व का होना, एक ऐसे व्यक्ति का होना जो अपने आप में एक संस्थान है, एक प्रखर समाज सेवी, विचारक, मार्गदर्शक और सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट सतीश जी हमारे साथ मौजूद है। और आपकी उत्सुकता को विराम देते हुए मैं हमारे अतिथि का स्वागत करता हूं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। स्वागत, धन्यवाद। एक इंजीनियर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को लेकर आगे बढ़ता है और एक स्वदेशी का ऐसा आंदोलन पूरे देश में पूरी ऐसी अलग जगाता है। सर, कैसी रही है पूरी जर्नी? स्वदेशी जागरण मंच का काम तो 1991 में शुरू हो गया था और देश भर में ये कार्य भारत की आर्थिक उन्नति और भारत के युवाओं का रोज़गार ये सुरक्षित कैसे रहे, और 1990-91 में जिस समय पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के बाज़ार के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार थी और भारत को ज़बरदस्ती WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनाया गया और उससे पहले की गेट वार्ताएं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और उससे पहले डंकल प्रपोजल्स, ये जब चलाए गए तो उस पृष्ठभूमि में ये शुरू हुआ। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि 34 वर्ष की इस यात्रा के बाद स्वदेशी जागरण मंच की ये स्वदेशी आंदोलन, जो उस समय पर केवल लगता था कि केवल कुछ लोग हैं जिन्होंने शुरू किया, श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी या इन लोगों ने, आज जब हम देखते हैं तो ये भारत का एक जन आंदोलन, जन अभियान बन गया है। जब सामान्य व्यक्ति से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक भी जो है स्वदेशी की बात कर रहे हैं। इस नाते से हम देखते हैं कि स्वदेशी की ये यात्रा ज़ीरो से प्रारंभ होकर आज शिखर तक पहुंच गई है और उस नाते से देश भर में आज स्वदेशी एक सर्वस्वीकार्य और ये शब्द और विचार बन गया है। जी, आज के समय में हम देखेंगे जियोपॉलिटिक्स चरम पर है, उथल पुथल पूरी दुनिया में चल रही है। ऐसे में स्वदेशी शब्द जो है और ये पूरा आंदोलन किस तरीके से देश को सशक्त करने में अहम योग? हाँ, स्वदेशी वास्तव में एक भावना है, देशभक्ति का क्रियान्वयन रूप है। सामान्य व्यक्ति को अगर मानो कोई देशभक्ति करने तो क्या करे आज की डेट में, तो आज की डेट में उसको स्वदेशी का प्रयोग करना चाहिए, स्वदेशी का कार्य करना चाहिए, स्वदेशी का आंदोलन लगाना चाहिए। अपने व्यवहार में स्वदेशी, जब हम क्रय विक्रय करते हैं उसमें स्वदेशी, जब हम कोई टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं तो उसमें स्वदेशी, जब हम देश की नीतियाँ और पॉलिसी बनाते हैं उस समय पर स्वदेशी। ये एक भावना, एक भाव जागरण, ये जो है ये महत्वपूर्ण है। तो स्वदेशी यानी कहने पर तो कोई पॉलिटिकल या कोई इसी प्रकार का भाव नहीं आता है, ना ना ना। और हम आप लोगों को याद होगा 1947 का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, इसका जो मूल है वो स्वदेशी आंदोलन है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तो 1930 में की। 1930 से पहले स्वतंत्रता आंदोलन कौन सा था? तो 1930 से पहले वास्तव में स्वदेशी आंदोलन था, जिसको गांधी जी ने बाद में स्वराज्य और स्वराज्य से स्वतंत्रता इस नाते से कन्वर्ट किया। इसलिए स्वदेशी वास्तव में इस देश के मूल के, देश की एक सामान्यतः कहना चाहिए ना दिखने वाली लेकिन आत्मा है, वो है। देश अगर शरीर है तो स्वदेशी उसकी आत्मा है, जिससे वो अपने आप को प्रकट करता है। कोई भी देश हो, केवल मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में किसी भी देश के लिए स्वदेशी जो है उसके अंदर को प्रकट करने की एक प्रक्रिया होती है। अगर वो बाहरी तत्वों के ऊपर निर्भर करता है तो यानी अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है। तो स्वदेश, इस देश का जो स्व है, जो स्व का भाव है, वो प्रकट करने की प्रक्रिया होती है स्वदेशी। ये अमेरिका में भी होगी, ये इंग्लैंड में भी होगी, भारत में तो थी, क्योंकि भारत के मनीषियों ने, महात्मा गांधी जी होंगे, बाल गंगाधर तिलक होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर होंगे, इन लोगों ने बड़े उससे उभारा इसको। इसलिए भारत का स्वदेशी आंदोलन विश्व का सबसे एक मॉडल स्वदेशी आंदोलन बन गया, जिसने स्वतंत्रता भी दिलवाई और आज स्वराज्य में भी बदलने की प्रक्रिया में। जी सर, मैं अक्सर आपको सुनता हूँ, लोग सुनते हैं आपको, आप अक्सर कहते हुए दिखाई देते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी एक दूसरे के पूरक हैं।
तो किस तरीके से जब भारत 2047 में विश्व गुरु बनने की बात करता है, पूर्ण रूप से विकसित होने की बात करता है, तो उसकी नींव जो है वो स्वदेशी रखेगा? अच्छा कि आत्मनिर्भर भारत ही चाहिए, क्योंकि कोई भी जब आप पर निर्भर रहते हैं तब आप किसी भी स्थिति में कुछ कर नहीं ना सकते। बच्चा रहता है, बच्चा पर निर्भर होता है, सबसे पहले माँ पर निर्भर होता है, फिर अपने भाइयों बहनों पर निर्भर रहता है, फिर अपने कुछ रिश्तेदारों के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन कोई भी बच्चा अगर बच्चे की स्टेज पर बना रहे तो लोग कहेंगे ये अस्वस्थ है। उसको धीरे धीरे करके युवा आकर आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए कि वह अपना क्या नाम है काम अपने आप करने लग जाए, अपना कमाना अपने आप लग जाए। ये उसकी किसी भी एक स्वस्थ बालक की निशानी है जी। अगर वो कोई बालक आत्मनिर्भर नहीं बन रहा तो इसका मतलब है अस्वस्थ है। बच्चा बच्चा ही बना रहे, वो बड़ा होकर अपने वो आत्मनिर्भर बने ही नहीं, वो हमेशा ही माँ बाप भाई बहन की उसको जरूरत पड़ने लगे तो जीवन नहीं है ठीक। बिल्कुल। इसलिए और ये बात जो किसी व्यक्ति के बारे में लागू होती है वो बात देश के बारे में भी लागू होती है। कोई देश जब शुरू में 47 में थे तो हमारे को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी, बाहर से भी जरूरत थी, अंदर से भी जरूरत थी। लेकिन आज जब स्वतंत्रता के हम 78 वर्ष बाद हो गए हैं तो भारत को आत्मनिर्भर ये होना ही चाहिए। बिल्कुल। तभी भारत एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका विश्व पटल पर निभा सकता है। इसके लिए उसका कौन सा मंत्र है? जैसे बच्चे को दूध देते हैं, बच्चे को भोजन देते हैं, बच्चे को टॉनिक देते हैं, ऐसे ही भारत को आत्मनिर्भर भारत करने के लिए कौन सा टॉनिक, कौन सा दूध, उसका नाम है स्वदेशी। वो इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा, वही इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा, वही भावना, वही हमारे रिसर्चर को कहेगा नहीं भाई अपनी रिसर्च करो। वही हमारे को प्रेरणा वाक्य जब हम अपनी स्वदेशी चिप बनाने के लिए जाते हैं, वही हमारा जब हम इसरो के अपने रॉकेट उड़ाते हैं, वही है जब हम शुभांशु को भेजते हैं, शुक्ला को भेजते हैं कि तुम जाकर अंतरिक्ष में की तैयारी करो जी। तो ये स्वदेशी का भाव ही होता है जो किसी राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाता है। अच्छा, बड़ी मिर्च पड़ोसी देशों को या दुनिया के तमाम ऐसे देशों को भी लगेगी जब भारत आत्मनिर्भर होने की बात करेगा। मैं अमेरिका के टैरिफ पे जाने से पहले ये कह दूं कि ये भारत की बढ़ती हुई ताकत है जिसको शायद अमेरिका ने टैरिफ के रूप में भी यूज किया। तो अमेरिका के बढ़ते हुए टैरिफ को भारत में एक ऐसा व्यक्ति जो अलग जगाता है, एक ऐसे आंदोलन की कि भाई स्वदेशी हो हर जगह, वो कैसे देखता है? नहीं, वो केवल मेरे देखने के लिए बात नहीं है, सारा देश में इस समय पर चल रहा है। और स्वदेशी जागरण मंच कोई एक व्यक्ति का संगठन नहीं है, एक बड़ी टीम है, बड़ा काम कर रहा है। जो अमेरिका के टैरिफ अभी लगे हैं सारी दुनिया में उसकी चर्चा भी हो रही है। एक तो अमेरिका ने ये टैरिफ केवल भारत पर नहीं लगाए हैं, सारे विश्व भर पर लगाए हैं। क्या मित्र और क्या अमित्र या दुश्मन उसके, उन सब पर टैरिफ उसने लगाए हैं। ये सच है कि उससे पहले भारत को चुनौती ज़्यादा चीन से मिल रही थी, अमेरिका से उतनी चुनौती नहीं मिल रही थी, लेकिन पिछले 7-8 महीनों में जी अमेरिका से भी मिलनी शुरू हुई है। एक मनुष्यों का स्वभाव होता है, राष्ट्रों का भी स्वभाव होता है कि दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तो वही बात है, जब भारत बढ़ने लगा तो चाइना को लगा अरे भारत कैसा एकदम तेजी से बढ़ रहा है, तो उसने पाकिस्तान से क्या करवा के हमारे आतंकवाद फैलाना शुरू किया और बाकी सब प्रकार के शुरू किए। स्वयं भी गलवान घाटी में हो या फिर किसी दूसरी जगह पर परेशानियां करनी शुरू की। और सबसे बड़ी बात है उसने सस्ती डंपिंग करके भारत की एक एक इंडस्ट्री को ख़त्म करना शुरू किया जी। एक उदाहरण बताता हूँ, फार्मा की में जो मेजर इंग्रेडिएंट्स होता है उसका रॉ मटेरियल जिसको सामान्य भाषा में वो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ऐसा होता है जी। भारत में 2004-05 तक ये बहुत अच्छा चलता था। तो जो भी दवाइयाँ बनती है उसका रॉ मटेरियल उसको एमेक्सप्लिन वगैरह ऐसा कहते हैं जी। उन्होंने क्या किया, भारत की जो क्या नाम है ये जो रॉ मटेरियल एपीआई, अगर मान लो उस समय पर कोई लगभग 5,000 रुपये के आसपास पर केजी बन रहा था, उन्होंने यहाँ पर 3,500 रुपये में देना शुरू किया। अच्छा, उससे हुआ क्या कि इंडियन इंडस्ट्री का भाई सस्ता मिल रहा है, क्या करेंगे, तो इंडियन इंडस्ट्री हो गई बंद और चाइना की इंडस्ट्री से उन्होंने उठाना शुरू किया। आज परिणाम क्या हुआ, 2016-17 आते हुए उन्होंने इसका एकदम रेट जो है 40,000 रुपये तक कर दिया। भारत में 5,000 रुपये मिल रहा था, उन्होंने कर दिया 40,000 रुपये। लेकिन अब सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, अब कौन खोले, अब दोबारा से हम प्रयत्न कर रहे हैं। यही बात अमेरिका ने भी की है।
अमेरिका को अब लगा कि भाई मुझे अपना घर जो है संभालना है, हमारे को अपनी वो हो रही है, उसने अंट संट सारे दुनिया पर टैरिफ लगाने शुरू किए। और उसने तो इसको वास्तव में घोषित रूप से व्यापार युद्ध बोला इसको, कि ये विश्व व्यापार युद्ध है। और व्यापार युद्ध में जब सब जायज़ होता तो मेरे को भी जब सब जायज़ है। डोनाल्ड ट्रंप का वाक्य है ये विश्व व्यापार युद्ध, ये हमारा वाक्य नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का पहली टर्म में दिया हुआ वाक्य है। उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, दुनिया पर लगाया, तो भारत में 25% टैरिफ लगा दिए। और बाद में उनको इतना नहीं पड़ा तो रूस के साथ, रूस यूक्रेन वार में उनको सफलता नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि रूस के भारत से संबंध हैं, रूस से भारत तेल लेता है, इसे भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ, ऐसे 50% टैरिफ लगा दिया। अब भारत के अलावा केवल एक ब्राज़ील पर टैरिफ है। भारत जैसे बड़े देश के साथ ये होना नहीं, कोई किसी प्रकार जस्टिफाइड नहीं है। किंतु अमेरिका को लगता है कि मैं एक बड़ा देश हूँ, अहंकारी उसका उतना है, $30 ट्रिलियन की इकॉनमी है, ये सच भी है। और भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट वहीं जाता था, अभी भी जाता है, लेकिन एक बड़ा हिल गया हमारा वहाँ पर हमारा ट्रेड जो है। ये अमेरिका ने टैरिफ जो है उस नाते से लगाए हैं, इससे भारत के जो एक्सपोर्ट टू अमेरिका हैं वो बड़ी मात्रा में प्रभावित होगा। हमारा अंदाज़ा है कि 86 अरब डॉलर में से 41-42 अरब डॉलर का व्यापार हमारा हिल गया है, क्योंकि 50% के बाद आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे देश का रोज़गार बड़ा प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमारे कौन से पार्ट्स उन्होंने प्रभावित किए हैं, तो उन्होंने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं किया है, उन्होंने फार्मा भी नहीं किया है, उन्होंने किया है हैंडीक्राफ्ट के सामान पर, उन्होंने किया है टेक्सटाइल के चीज़ों को का हिसाब किताब, और गारमेंट्स का क्या नाम है हिसाब किताब किया। ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, इसके कारण से भारत के लाखों रोजगार पर प्रभाव जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आने की स्थिति बन गई है। हालांकि भारत ने तेजी से यूरोप, इंग्लैंड और बाकी सब बड़ी मार्केट के ऊपर तलाश किया है, शुरू इंसेंटिवाइज भी किया है। आपने रोजगार की बात की है, तो रोजगार की बात आते ही साथ में H1B वीजा की भी बात आती है कि किस तरीके से एक भारत के लाखों युवा स्वप्न देखते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, काम करेंगे, जिस तरीके से देखेंगे वो भी एक ख्याल प्रभावित हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अमेरिका में इस समय पर जुनून चढ़ा है कि दुनिया भर से हम अपने यहाँ पर आने नहीं देंगे। ये फिलासफिकल रूप से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक गिरावट का संकेत है। अमेरिका ये दुनिया का एक महान देश रहा है अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि उसका अब गिरावट का समय आया है अमेरिका के। अन्यथा अमेरिका का ये थॉट प्रोसेस होना कि हम टैलेंट को आने नहीं देंगे, भारत के मेरे हिसाब से देखा है तो इट इज़ ए बून, ये तो सबसे बढ़िया बात हुई है। मैं तो चाहता नहीं मेरा कोई लड़का लड़की, मेरे IIT किया हुआ, मेरा NIT किया हुआ लड़का लड़की क्या नाम है वो अमेरिका जाए। क्यों जाए? वो मेरा बच्चा है भाई, हमने उसको पढ़ाया है, हमने उसको क्या नाम है IIT के योग्य बनाया है, NIT के योग्य बनाया है, IIM बनाया है, उसको भारत ने बनाया, भारत को बनाना चाहिए उसको। वो जाता है अमेरिका। आज से 25 साल पहले जस्टिफाइड था, क्यों? भारत के पास रोड्स नहीं थी इतनी अच्छी, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 नहीं थी, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, वाईफाई नहीं थे। तो हमारा कोई लड़का कहता था सर मैं क्या करूं, मैंने R&D करना है, मैंने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, मैंने स्टार्टअप करना है, मैं कहाँ जाऊं? तो वो वहाँ जाता था। किंतु आज तो भारत वैसा नहीं है, अब सब कुछ है। आज तो भारत में सब कुछ है, हमारा इंफ्रा क्या नाम है वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है, हमारे UPI तो बीट करता है उनके वीज़ा मास्टर कार्ड को कई गुना आगे से। आज हमारा वाईफाई कनेक्टिविटी, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि आज कंप्यूटराइजेशन IT और ये जो है ये भारत के यूरोप और कई देशों से ज़्यादा हो गया है। उनके पास UPI की टेक्नोलॉजी कहाँ है? और आपको आश्चर्य होगा, मैं जब एयरपोर्ट पर जाता हूँ तो मेरे को कोई कार्ड नहीं निकालना पड़ता, आपको मालूम है कि नहीं? कुछ नहीं करना पड़ता, मैं केवल वहाँ जाता हूँ, मेरा फेस वो रिकॉग्नाइज करता है और मेरे को लास्ट तक एंट्री मिलती है प्लेन में बैठने तक। ये नया भारत है, ये बहुत नया भारत है। लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि क्या नाम है हीथ्रो हवाई अड्डे पर डिजी सेवा नहीं है अभी। मैं डिजी यात्रा से जाता हूँ। आप अगर हैदराबाद का, मैंने उनसे पूछा, मैं तो हीथ्रो नहीं गया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वो फार बेटर है देन हीथ्रो या यूरोप के किसी भी एयरपोर्ट से। तो इसलिए आज भारत में सब कुछ है। आज H1B वीज़ा लगाना का मतलब अमेरिका ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जो टैलेंट का एक मेजर पूल भारत से वहाँ आता था, अब वहाँ नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो इसका इम्पैक्ट एकदम जल्दी तो नहीं होता है,
लेकिन वो अगले 8-10 सालों में, 12 सालों में जो अमेरिका सबसे ज़्यादा R&D करता था, जो अमेरिका सबसे ज़्यादा क्या नाम है रिसर्च करता था, जो अमेरिका सबसे ज़्यादा टैलेंट को क्या नाम है प्रतिभा देता था, स्टार्टअप का हब था, जी। ऐसा लगता है कि इनके जो इस समय पर एक्शन चल रहे हैं, जो भी जुंडरी वहाँ बैठी है, वो अगले 8-10 सालों में वहाँ पर इसका होगा। कहा तो उन्होंने कि H1B वीज़ा हम क्यों वो कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के बच्चों को हम नौकरियाँ देना चाहते हैं, इंडिया को नहीं देना चाहते, क्योंकि H1B वीज़ा में 70% जो है वो इंडियन बच्चे होते हैं, बाकी 12-13% चाइनीज़ हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो अपने देश के हिसाब से ठीक कर रहे हैं, उन्हें लगता होगा ऐसा, उन्हें लगता है ऐसा। लेकिन वहाँ के ही बड़े थिंक टैंक कह रहे हैं कि ये आप बड़ी भारी गलती कर रहे हो, आप अमेरिका को अंततोगत्वा डुबोओगे, इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती है जैसे आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के वहाँ एक मागा बना हुआ है, माहौल बना हुआ है और वो उसमें से वो कर रहे हैं। लेकिन ये अमेरिका के पहली बार अधोपतन यानी नीचे डूबने की तैयारी है। एनीवे, जो उन्होंने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन टैरिफ लगाए उससे तो हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन H1B वीज़ा से भारत को प्रॉब्लम नहीं है, भारत को इससे फ़ायदा होने वाला है। हमारा टैलेंट पूल हमारे को चाहिए इस समय पर, भारत इस समय उठाव पर है, वो टैलेंट पूल हमारे काम आएगा। हम तो चाह ही रहे थे कि भारत से बाहर ना जाए, अब अमेरिकियों की डोनाल्ड ट्रंप की कृपा के कारण से रुक गया, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। इसलिए तो सर लेकिन देखिए ना कि वसुदेव कुटुंबकम कहने वाला भारत, ऐसा मंत्र देने वाला भारत जब स्वदेशी की बात करता है तो उसके सामने चैलेंजेस भी बहुत बड़े आते हैं, क्योंकि एक आज 18-20 साल का लड़का जिसको बाहर के ब्रांड्स बहुत ज़्यादा लुभाते हैं, तो इस स्वदेशी के राह में सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं? नहीं, कोई चैलेंज वाली बात बहुत नहीं है। अभी तक क्या है कि हमारे लड़के लड़कियों को किसी ने ठीक से बताया ही नहीं कि भाई स्वदेशी खरीदने से तुम्हारे रोज़गार और तुम्हारे समृद्धि की गारंटी होती है। उनको ये पता था कि अच्छी चीज़ है तो क्या अमेरिका में बनती है, यूरोप में बनती है, विदेश बनती है, इसलिए विदेशी ब्रांड की कमीज़ पहनो, विदेशी ब्रांड की घड़ी लगाओ, विदेशी कर रहा। लेकिन जैसे ही अब हमने बताना शुरू किया है तो वो उन्होंने छोड़ना भी शुरू किया। आज एकदम तेजी के साथ भारत स्वदेशी के मार्ग पर आ रहा है। ये हमारे लड़के लड़कियां, हमारा युवा है, ये हमारे हाथ में है। जैसे ही हमने उनको बताया, हमने क्या बताना है, वो जैसे ही देख रहा है कि अमेरिका क्या कर रहा है हमारे साथ, तो उसका अमेरिका केवल जाने का ड्रीम शटर नहीं हो रहा, वो अमेरिकन प्रोडक्ट से दूरी बनाने लगा है। अभी उसको कॉलगेट देखते ही, पेप्सी कोला देखते ही एकदम लगता है अच्छा वही अमेरिका जिस अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया 50%, वही अमेरिका जिसने H1B वीज़ा करके हमारे मार्ग रोक दिए। तो ऐसे अमेरिका के पेप्सी कोला, कोका कोला, स्कचर के जूते यूरोप के, इसके हम क्यों पहने? तो इसलिए स्वतः ही आज का स्वदेशी आंदोलन वास्तव में स्वदेशी जागरण मंच नहीं चला रहा है। आज का स्वदेशी आंदोलन ये भारत का युवा चला रहा है, जो रोज़ न्यूज़ देखता है, रोज़ मोबाइल के ऊपर देखता है कि चीन ये आक्रमण कर रहा है, भारत ये आक्रमण कर रहा है, तो हमारे को अमेरिकी या चाइनीज़ प्रोडक्ट क्यों लेने चाहिए? मतलब जो नींव आपने रख दी थी उसको अब और मजबूती मिल रही है, पूरी मजबूती मिल रही है, और आज का युवा ही उसको ड्राइव कर रहा है, ऐसा हमारे को लगता है। जी। आज अब JC बोस विश्वविद्यालय के प्रांगण में है, मीडिया डिपार्टमेंट में है, मीडिया के छात्र जो आने वाले भविष्य में पत्रकार होंगे, उनके लिए आप क्या सीख देंगे कि भाई स्वदेशी के मंत्र को इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है? हाँ नहीं, वो एक बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, इसके JC बोस विश्वविद्यालय का ये जो मीडिया का डिपार्टमेंट है, और बहुत अच्छे स्तर का, मेरे को ध्यान नहीं आता, मैंने इतनी यूनिवर्सिटियों में मैं जाता हूँ तो किसी यूनिवर्सिटी में इतना अच्छे ढंग का, इतने अच्छे स्तर का वो बना हुआ, और इस टाइप का पत्रकार कोई स्टूडेंट पूछेगा, ये तो क्वेश्चन बड़ा मैच्योर उससे पूछ रहे हो आप भी, तो इसलिए मैं आपके प्रोफेसर पवन जी को बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का एक मैच्योर डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर खड़ा कर लिया है। लेकिन कुल मिलाकर इस समय पर केवल JC बोस विश्वविद्यालय तो एक यूनिट है, एक होना ही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त का जो भारत सरकार का अधिकृत उद्बोधन होता है जी, उस उद्बोधन में वो स्वदेशी की अपील कर रहे हैं। देश को स्वतंत्र हुए 78 वर्ष हो गए। 78 वर्ष में किसी प्रधानमंत्री ने पासिंग रेफरेंस में भी स्वदेशी की बात नहीं की है, और यहाँ पर इस समय पर भारत के प्रधानमंत्री और जो बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, सभी रेटिंग्स कह रही हैं कि विश्व में किसी भी देश के सबसे अधिक लोकप्रियता इस समय पर नरेंद्र मोदी जी को है। वो लाल किले के भाषण से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विश्व से और भारत से अपील कर रहा है कि आप स्वदेशी पर आइए, स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करिए।
तो उस नाते से एक बड़ा वो है। और ये जो जेसी बोस का अपना डिपार्टमेंट है, मैं ज़रूर इसको आग्रह करूँगा कि देश का प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, कोई भी संस्थान है, सरकारी संस्थान हो, तो उसको उस मैसेज को जो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, उस मैसेज को जो स्वदेशी का मैसेज है, ये अपना डिपार्टमेंट भी जो कि काफ़ी अच्छे उस स्तर का बना हुआ है, उसकी ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं करे कि कैसे अपना ये जो डिपार्टमेंट का ये जो मीडिया का वो है, ये जो है उसके प्रसार प्रचार का एक बहुत अच्छा वाहक मिल जाए। और मैं तो चाहूँगा, आप हैं पवन जी और बाकी सब लोग, कि ऐसा कोई दिन आए कि मन की बात में नरेंद्र मोदी जी कहें कि भाई स्वदेशी के संदेश को देश भर के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया सेंटर हैं उनमें जेसी बोस क्या नाम का जो है वो बड़ा प्रेरक उदाहरण है। कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी क्या नाम है फरीदाबाद जो है, उसने प्रधानमंत्री का स्वदेशी का मैसेज जो है देश भर और दुनिया भर में फैलाने में सबसे निर्णायक और अहम भूमिका निभाई है। ये मुझे अपेक्षा भी है और यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के टीचर्स को मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ कि इस प्रकार के उच्च जो हमारे को उपलब्ध यहाँ पर सुविधाएं हैं, इनका उपयोग जो है वो राष्ट्र हित में इस नाते से स्वदेशी के प्रसार प्रचार के लिए आप करें। इतना ही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे आपके शब्द रहे, एक ऊर्जा का संचार मेरे अंदर हुआ, हमारे श्रोताओं के अंदर भी हुआ होगा। और जिन्हें अभी आपने सुना वह पिछले 3 दशकों से लगातार कार्यरत हैं माँ भारती की सेवा में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है राष्ट्र की सेवा को, और आज डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि ये मेरा बढ़ता हुआ भारत है और ये मेरा सशक्त भारत है। तजुर्बा के आगे एपिसोड्स में आप और भी ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने रखते हैं। आगे के एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए YMCA संचार। धन्यवाद।